अब चलते हैं एक एक करके, तुमको समझ में आएगा। परासरण क्या है? हमने कहा परासरण में केवल विलायक के अणु एक ही दिशा में गति करते हैं। अभी बताया था जब परासरण क्रिया समझाई थी तो हमने बताया था कम सांद्र से ज़्यादा सांद्र की ओर। ठीक है, तो विलायक के अणु कहाँ करते हैं? एक ही दिशा में गति करते हैं, इसको हमने समझाया। जबकि विसरण में विलेय तथा विलायक के अणु दोनों क्षेत्र में जा सकते हैं। मतलब जब गैस विसरित होगी तो कहीं भी जाए, किसी भी क्षेत्र में जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एक एग्जांपल लें कि मान लो 2 डब्बे हैं, मान लो 2 कंटेनर हैं और एक दूसरे को हमने, दोनों कंटेनर में अलग अलग गैस हैं, इसका हमने इसका कनेक्शन इसमें कर दिया, इसका कनेक्शन इसमें कर दिया। अब एक गैस एक दूसरे में फैलेंगी, एक दूसरे में मिल जाएंगी, एक दूसरे क्षेत्र में जाएंगी, इसको किसी कंडीशन को फॉलो नहीं करना पड़ेगा। तो जो विसरण की क्रिया होती है फैलने वाली, ये इसमें विलेय और विलायक के अणु दोनों एक दूसरे क्षेत्र में जा सकते हैं, इसमें कोई कंडीशन फॉलो नहीं होती। जैसे इसमें कंडीशन फॉलो हो रही थी कम सांद्र से ज़्यादा सांद्र की ओर, इसमें कंडीशन फॉलो नहीं हो रही, इसमें विलेय विलायक दोनों एक दूसरे के क्षेत्र में जाएंगे, कोई कंडीशन फॉलो नहीं है। परासरण में केवल द्रव होता है, हमने बताया था अभी परासरण क्रिया में केवल द्रव यूज कर रहे थे। जबकि विसरण में, विसरण ठोस में भी हो सकता है, द्रव में भी हो सकता है, गैस में, तीनों में हो सकता है। जबकि विसरण जो होता है वो तीनों में हो सकता है। अगला पॉइंट लेते हैं, परासरण में अणु कहाँ जाते थे? कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र वाले विलयन की ओर गति करते थे। ये चीज़ हमने तुमको बताया था, परासरण में कहाँ गति करते थे? कम सांद्र से ज़्यादा सांद्र की ओर। जबकि विसरण में अणु कहाँ गति करते हैं? अधिक सांद्र से कम सांद्र की ओर। बल्कि विसरण, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल गैस फैलानी है, तो गैस, तुम जिस कंटेनर के अंदर गैस रखोगे, अभी उस कंटेनर के अंदर गैस है तो वहाँ ज़्यादा सांद्रता है, ज़्यादा गाढ़ापन है, ज़्यादा दाब है। और जैसे तुमने कंटेनर खोला तो क्या हुआ? गैस बाहर की ओर प्रवाहित हुई। कहाँ की ओर प्रवाहित हुई? जहाँ बाहर कम सांद्रता है, बाहर कम गाढ़ापन है, वहाँ की ओर प्रवाहित हुई। अंदर ज़्यादा गाढ़ापन था, वहीं नहीं रही। जैसे तुमने डिब्बे का छेद खोला तो गैस डब्बे से कमरे की ओर गई, डब्बे से निकली। क्यों? क्योंकि डब्बे के अंदर ज़्यादा गाढ़ापन था, ज़्यादा गैस थी, ज़्यादा सांद्रता था। और जब कमरे की ओर जा रही तो कमरे में उतनी गैस नहीं है, कम सांद्र। तो बल्कि विसरण में क्या होता है? प्रवाह कहाँ होता है? अधिक सांद्रता से, मतलब डब्बे के अंदर अधिक सांद्रता वाली गैस, अधिक सांद्रता था, अधिक ज़्यादा भारीपन था, अधिक सांद्रता से कमरे की ओर यानी कम सांद्रता की ओर हुआ। तो विसरण में बल्कि उल्टा होता, अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर प्रवाह होता है। फिर परासरण की क्रिया में किसका यूज होता था? अर्धपारगम झिल्ली का, बताया था ना अभी जब बर्कले हर्टले भी दी थी। जबकि विसरण में अर्धपारगम झिल्ली की कोई भूमिका नहीं होती। क्या भूमिका होती? नहीं होती है, नहीं होती है। ठीक है, अब उदाहरण में हमने बताया किशमिश को जल में रखने पर वह फूल जाती है। ठीक है, अगर किशमिश को तुम जल में रखोगे तो वो क्या हो जाती है? फूल जाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि पानी कम सांद्र है और जो किशमिश है, जैसे किशमिश है और ये मान लो तुमने बीकर में, ये किशमिश है और ये पानी है, तो किशमिश क्या है? किशमिश के अंदर जो लिक्विड है वो बहुत गाढ़ा है और जो पानी है वो कम सांद्र है। तो पानी के अणुओं का प्रवाह कहाँ होने लगता है? किशमिश की ओर। क्यों होने लगता है? क्योंकि ये कम सांद्र है और ये किशमिश के अंदर क्या? ज़्यादा सांद्र विलयन है। किशमिश के अंदर ज़्यादा सांद्र विलयन और पानी कम सांद्र है, तो पानी का प्रवाह किशमिश के अंदर की ओर होने लगता है, कम सांद्र से ज़्यादा सांद्र की ओर। इसलिए पानी का प्रवाह हुआ किशमिश के अंदर और किशमिश फूल गई। तो यही है किशमिश का जल में रखने वाला फूल जाना। बाकी पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल जल में डालने में पूरी तरह रंगीन हो जाता है, ये उसका उदाहरण है। पोटेशियम परमैंगनेट को जल में डालो तो वो पूरी तरीके से विलयन में अपने आप प्रसारित हो जाएगा पोटेशियम परमैंगनेट। इसको किसी झिल्ली या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है और बल्कि जैसे नॉर्मल तरीके से इस विधि से प्रवाहित हो जाएगा। ये परासरण और विसरण में हमने तुमको अंतर भी बताया। अगले टॉपिक में चलते हैं। अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है प्रतिपरासरण। प्रतिपरासरण क्या होता है? एक बार फिर से समझ लो। परासरण का उल्टा होता है। अभी हमने बताया था परासरण दाब क्या होता है, परासरण की क्रिया क्या होती है वो तुम समझ लो। परासरण में क्या होता है? विलायक का प्रवाह कम सांद्र से ज़्यादा सांद्र की ओर होता है, मतलब हल्के विलयन से गाढ़े विलयन की ओर होता है। प्रतिपरासरण में क्या होगा? वही सेम, हम ज़्यादा दाब डाल देंगे। जैसे ज़्यादा दाब डालेंगे तो विलायक का अणु प्रवाह अधिक सांद्र से कम सांद्रता की ओर होने लगे। वही क्रिया क्या कहलाएगी? प्रतिपरासरण। एक तुमको हम बॉक्स बना के एक नया पेज पर समझाए दे रहे हैं प्रतिपरासरण क्या होता है, कंफ्यूज ना हो। ताकि प्रतिपरासरण क्या होगा, जैसे मान लो हमने एक बीकर में विलयन लिया, ये हमने अर्धपारगम झिल्ली ले ली,
हमने अर्धपारगम झिल्ली ले ली। यहाँ क्या करा हमने कम सांद्र, यहाँ पर हमने कम सांद्र विलयन ले लिया, और यहाँ पर क्या ले लिया, यहाँ पर हमने ले लिया ज़्यादा सांद्र। तो अभी क्या होगा, विलायक के अणु प्रवाह इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। फिर हमने क्या करा, यहाँ हमने दाब बढ़ा दिया, क्या बढ़ा दिया, दाब। जैसे हमने दाब डाला तो इसके जो मॉलिक्यूल्स थे वो बहुत पास पास आ गए, यही जो मॉलिक्यूल्स फैले थे बहुत क्या आ गए, पास पास आ गए। और ये विलयन अब क्या हो गया, कम सांद्रता, ये विलयन क्या हो गया, ज़्यादा सांद्र। और जैसे विलयन हमने दाब डाला, ये विलयन पहले जो कम सांद्रता, इसके मॉलिक्यूल्स पास पास आ गए, यानी कि विलयन गाढ़ा ज़्यादा सांद्र हो गया। तो अब पहले इस डायरेक्शन में जा रहा था, अब क्या हो गया, प्रवाह इस डायरेक्शन में हो जाएगा, क्योंकि वही लॉ करेगा। अब ये कम सांद्र हो जाएगा और ये ज़्यादा सांद्र हो जाएगा। तो यही क्रिया कराई प्रतिपरासरण, यानी कि परासरण की क्रिया में क्या होता है, विलायक के अणु प्रवाह कम सांद्र से ज़्यादा सांद्र की ओर होता है। अगर हम कुछ ऐसा दाब डाल दें कि इसका प्रवाह अधिक सांद्र से कम सांद्र की ओर होने लगे, जैसा हमने बताया कि ये अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, जैसे दाब डालेंगे तो प्रवाह उल्टा होने लगेगा। यही क्या प्रक्रिया क्या कहलाई, प्रतिपरासरण, यानी कि परासरण क्रिया की उल्टी, परासरण क्रिया में जो होता है उसका उल्टा होने लगे। परासरण की क्रिया में कम सांद्रता से ज़्यादा सांद्रता की ओर विलायक के अणु प्रवाह होता है। पर अगर हम किस तरीके दाब डाल के ऐसा विलयन बना दें कि प्रोसेस उल्टा होने लगे, देखो उल्टा होने लगा, तो यही प्रक्रिया क्या कहलाई, प्रतिपरासरण कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाई, प्रतिपरासरण। और अगर हम प्रतिपरासरण में चलें तो हम देख सकते हैं इसका उपयोग कहाँ कहा जाता है, इसका उपयोग किया जाता है, हमने देखो क्या, पहले देख लो क्या लिखा है, ये एक ऐसा प्रक्रम है जिसे विलयन, ये एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें विलयन पर परासरण दाब से अधिक दाब पर लगाया जाता है। अभी हमने तुमको चित्र के माध्यम से समझाया, हमने दाब अधिक लगाया था। दाब लगाने से क्या हुआ, विलायक जो है वो अर्धपारगम झिल्ली से विलयन से शुद्ध विलायक की ओर चला जाता है। तो हमने तुमको बताया कि उल्टी डायरेक्शन में प्रवाह हो जाता है, यही क्रिया क्या कहलाती है, प्रतिपरासरण कहलाती है। अच्छा, क्या होता है इसका उपयोग, इसका उपयोग पानी को शुद्ध करने में और समुद्री जल को पीने के योग्य बनाने में किया जाता है। जैसे मान लो नमक पानी का विलयन है और नमक पानी विलयन से किसी तरीके अगर हमको पीने वाला पानी बनाना है तो इस प्रक्रिया का उपयोग किया जाएगा। ये प्रक्रिया कहलाती है प्रतिपरासरण। अगले टॉपिक में चलते हैं। प्रतिपरासरण सिंपली बात है, एक लाइन में अगर हम सीधा कहें तो परासरण की क्रिया का उल्टा, जो परासरण क्रिया में होता है उसका जो उल्टा है वो प्रतिपरासरण है, ठीक है। अब चलते हैं अगले टॉपिक में। अगला जो टॉपिक है वो है समपरासरी विलयन। समपरासरी विलयन को उदाहरण सहित समझाओ। तो समपरासरी विलयन क्या होता है, ध्यान रखना। अगर हमारे पास दो ऐसे विलयन हैं जिनके परासरण दाब समान हैं, अगर हमारे पास दो ऐसे विलयन हैं जिनके परासरण दाब क्या है, समान है, मान लो दो हमारे पास विलयन है, ठीक है, मान लो हमारे पास दो विलयन है। कौन कौन से विलयन, हम इसी का एग्जांपल ले ले, CaNO3 का होल ट्वाइज और Na2SO4। कहाँ गया, CaNO3 का होल ट्वाइज और Na2SO4 दो हमारे पास विलयन है, ठीक है। अब हम कैसे बताएंगे कि इन दोनों विलयनों के परासरण दाब समान है, ये तो हमने बता दिया। समपरासी विलयन क्या होता है, अगर ऐसे दो विलयन है जिनके परासरण दाब समान है, अगर इसका परासरण दाब और इसका परासरण दाब समान है तो हम कहेंगे समपरासी विलयन। पर इसके परासरण दाब समान कैसे होंगे, तो इन दोनों विलयनों के परासरण दाब समान तभी होंगे जब इनके अणुसंघ गुणधर्म समान होंगे। लियो भैया एक नया टॉपिक बता दिया, अणुसंघ गुणधर्म। सीधा सीधा बताते हैं, इन दोनों विलयनों के परासरण दाब तब समान होंगे जब इसमें आयनों की संख्या क्या होगी, समान होगी। जैसे ये विलयन है CaNO3 का होल ट्वाइज, तो अगर CaNO3 का होल ट्वाइज देखोगे तो ये टूटेगा Ca+2 + 2NO3 माइनस में। ये वाला विलयन क्या है, Na2SO4। अगर Na2SO4 देखोगे तो ये टूटेगा 2Na+ + SO4 - 2 में, इस तरीके टूटेगा, ठीक है।
तो अगर तुम देखोगे तो ये वाला विलयन टूटा, वो वाला विलयन टूटा। अगर इसमें देखो तो 2 आयन ये हैं और 2 आयन ये हैं, टोटल इसमें कितने आयन हैं? 4। अगर इस वाले विलयन देखोगे तो 2 प्लस हैं और 2 ही कितने हैं? निगेटिव। 2 प्लस है और 2 ही कितने? निगेटिव। टोटल कितने आयन हैं? 4। तो इस वाले पूरे विलयन में भी 4 आयन है, इस वाले विलयन में कितने? 4 आयन है, क्योंकि इन दोनों विलयनों में आयनों की संख्या समान है। आयनों की संख्या समान है तो अणुसंग गुणधर्म समान है, और अणुसंग गुणधर्म समान है तो यानी कि इनके परासठ दाब भी क्या है? समान। और आगे इन दोनों विलयन के परासठ दाब समान है तो कैसे विलयन कहलाएंगे? समपराश्रयी विलयन। तो समपराश्रयी विलयन की डेफिनेशन है, ऐसे 2 विलयन जिनके परासठ दाब समान हो, समपराश्रयी विलयन कहलाता है। हमने तुमको समझाया। अब चलते हैं एक बार डेफिनेशन को देख लेते हैं पीपीटी से। तो हमने बताया 2020 में क्वेश्चन आया समपराश्रयी विलयन उदाहरण से समझाओ। तो हमने अभी बताया जिन विलयनों के परासठ दाब क्या होते हैं? समान होते हैं, उन्हें समपराश्रयी विलयन कहा जाता है। उदाहरण में हमने बताया CnO3 का होल ट्वाइज और Na2SO4 विलयन समपराश्रयी हैं, क्योंकि इनके आयनन के पश्चात आयनों की संख्या क्या होती है? समान होती है। मैंने बताया दोनों में 4-4 आयन थे, इसीलिए इनका परासठ दाब और अणुसंग गुणधर्म दोनों ही समान होते हैं, अतः ये क्या कहलाते हैं? समपराश्रयी विलयन कहलाते हैं। समझ में आया? ये हमारा हो गया समपराश्रयी विलयन भी हो गया। अब अगला जो टॉपिक है वो अगला टॉपिक है क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, तो क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है इसको हम समझते हैं। तो अगला टॉपिक है क्वथनांक में उन्नयन। तो क्वथनांक में उन्नयन को हम समझ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में आने वाला बहुत टॉपिक है, इसे सवाल जरूर आता है पेपर में 4 नंबर का, 3 नंबर का। तो इसको अच्छे से समझ लेते हैं एक बार क्वथनांक में उन्नयन को। चलो, क्वथनांक में उन्नयन, इस टॉपिक को हम समझ लेते हैं। क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है इसको समझते हैं। चलो, है क्या? मान लो हमने एक बीकर ले लिया, मान लो इसमें हमने जल लिया, जल को हमने गरमाया, हीट दी नीचे से। जैसे ही हमने जल को गरमाया, हीट दी नीचे से, तो क्या होगा? जल गर्म होगा, धीमे धीमे गर्म होगा और थोड़े समय बाद ये भाप में चेंज होने लगेगा। जैसे ही ये गर्म होता रहेगा, जैसे ही ये जल भाप में चेंज होने लगेगा, हम वो तापमान नोट करेंगे। तो हमने माना वो तापमान कितना था? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। वो तापमान जिसमें जल भाप में चेंज होने लगा, वो तापमान क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। तो हमको पता है जल 100 डिग्री सेंटीग्रेड में भाप में तब्दील होने लगता है, तो जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो अभी ये जल था, इसका क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड था। सेकंड कंडीशन ने क्या करी? फिर से हमने जल लिया, और अब की बार हमने इसमें कुछ आवासशील पदार्थ मिला दिया। आवासशील पदार्थ क्या होता है? आवासशील पदार्थ होता है जो वाष्प में चेंज ना हो, जैसे चीनी, नमक, ये सब वाष्प में चेंज नहीं होती। तो हमने चीनी मिला दिया, फॉर एग्जांपल चीनी के कुछ अणु मिला दिए, चीनी मिलाया, ये घुल गई चीनी इसमें। ठीक है, फिर हमने इस विलयन को गर्म करना चाहा, हीट दी नीचे से। जैसे हीट दी, गर्म करना चाहा, अब की बार भाई यहाँ पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड में भाप में तब्दील हो गया था, यानी क्वथनांक कितना था? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर हमने हीट दी तो हमने देखा अब यही जो विलयन, यही जो पानी, अब जो चीनी और पानी का विलयन बन गया था, जैसे ही हमने इस पानी में कुछ आवासशील पदार्थ मिलाया, फिर गर्म करा, तो हमने देखा अब ये विलयन 100 नहीं, माना 105 डिग्री सेंटीग्रेड में भाप में चेंज हो रहा था। तो हमने देखा अरे जैसे हमने आवासशील पदार्थ बढ़ाया, ये जो भाप में बदलना था, अब इसको भाप में बदलने में ज़्यादा टेम्परेचर लग रहा है, यानी कि इसका क्वथनांक क्या हो गया? 105 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। तो हमने ये देखा
कि यदि किसी विलयन में हम आवाज़शील पदार्थ मिला देते हैं तो उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। इसी को क्या कहते हैं? क्वथनांक में उन्नयन। समझ में आया? क्वथनांक में उन्नयन किसे कहते हैं? जो टेम्परेचर आवाज़शील पदार्थ मिलाने पे यदि तापमान बढ़ जाता है तो उसे क्या कहते हैं? क्वथनांक में उन्नयन। इसको कैसे निकालते हैं? अच्छा, अगर हम कहें कि क्वथनांक में उन्नयन कितना हुआ तो क्या बता सकते हो? बिल्कुल, पहले था 100 डिग्री सेंटीग्रेड, आवाज़शील पदार्थ मिलाया तो क्वथनांक हो गया 105, तो कितना क्वथनांक बढ़ा? कितना क्वथनांक में उन्नयन हुआ? हम कहेंगे 5 डिग्री सेंटीग्रेड। साफ साफ दिख रहा है, 100 से 105, 5 की वृद्धि हुई। कैसे निकाला? 105 से 100 को घटा दिया तो हम कहेंगे यही जो 5 डिग्री सेंटीग्रेड है इसी की वृद्धि है। यानी कि जब भी क्वथनांक में उन्नयन निकालना हो, बाद वाले आवाज़शील पदार्थ मिलाने के बाद जो क्वथनांक होता है उस क्वथनांक से पहले वाले क्वथनांक को घटा देते हैं। ठीक है, तो एक मान लेते हैं, एक प्रूवमेंट कर भी लेते हैं। हमने माना कि इसका क्वथनांक कितना है? T0। माना इसका क्वथनांक कितना है? T0। ठीक है, इसका क्वथनांक हम कितना मान ले? माना आवाज़शील पदार्थ मिलाने के बाद क्वथनांक कितना हो जाएगा? Ts। हम पहले हमने 100 और 105 एग्जाम्पल लेकर समझा दिया, पर अब हम मान के कर रहे हैं। माना पहले विलयन का क्वथनांक कितना है? T0। आवाज़शील पदार्थ मिलाया तो माना विलयन का क्वथनांक कितना हो गया? Ts। पहले क्वथनांक हमने कितना माना? T0। आवाज़शील पदार्थ मिलाने के बाद आवाज़शील पदार्थ मिलाने के पश्चात जो क्वथनांक है वो कितना हमने माना? Ts। तो अगर हमको क्वथनांक में उन्नयन निकालना है, क्वथनांक में उन्नयन निकालना है तो क्वथनांक में उन्नयन को कैसे प्रदर्शित करते हैं? डेल्टा टीबी से। और डेल्टा टीबी कैसे निकलता है क्वथनांक में उन्नयन? अभी हमने कहा बाद वाले क्वथनांक से पहले वाले क्वथनांक को घटा देते हैं, तो Ts माइनस क्या हो जाएगा? T0। तो यहाँ से हमको ये भी पता है कि डेल्टा टीबी बराबर क्या होता है? Ts माइनस T0, जिसमें Ts क्या होता है? पहले का क्वथनांक, और जिसमें से T0 क्या होता है? पहले का क्वथनांक, और Ts क्या होता है? आवाज़शील पदार्थ मिलाने के बाद का क्वथनांक। और बाद वाले क्वथनांक से अगर पहले वाला 105 से अगर 100 घटा देंगे तो जो आता है 5 वो क्या होता है? क्वथनांक में वृद्धि, यानी कि क्वथनांक में उन्नयन, यानी डेल्टा टीबी बराबर Ts माइनस T0। ये क्वथनांक में उन्नयन को हमने समझाया। अब अपने टॉपिक में चलते हैं। क्वथनांक में उन्नयन हमने क्या बताया कि किसी विलायक में कोई विलय, यहाँ लिख लेना आवाज़शील विलय, किसी विलायक में कोई आवाज़शील विलय मिलाने पर विलायक के क्वथनांक में बढ़ जाने की प्रक्रिया ही क्वथनांक में उन्नयन कहलाती है। समझ में आया? और ये भी लिखा है या तब होता है जब कोई आवाज़शील विलय किसी शुद्ध विलायक में मिश्रित कर दिया जाता है, उसी को हमने अथवा करके लिख दिया। मोटे मोटे तौर पे यही है कि जब किसी विलायक में आवाज़शील मिलाया जाएगा तो उसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाएगी, जिसे क्वथनांक में वृद्धि कहते हैं। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? हमने बताया डेल्टा टीबी से, और डेल्टा टीबी का फार्मूला क्या होता है? Ts माइनस T0। ठीक है, Ts क्या? T0, ये लिख लेना, हमने बताया। अब आते हैं मूलल उन्नयन स्थिरांक की। मूलल उन्नयन स्थिरांक क्या होता है? तो चलते हैं एक नए पेज में, मूलल उन्नयन स्थिरांक में चलते हैं। मूलल उन्नयन स्थिरांक तो है क्या? हम यहाँ 1000 ग्राम पानी लिए ले रहे हैं। 1000 ग्राम क्या लिए ले रहे हैं? विलायक। ठीक है, यहाँ हम 1000 ग्राम क्या लिए ले रहे हैं? विलायक लिए ले रहे हैं। ठीक है, अगर हम इस 1000 ग्राम विलायक में कुछ आवाज़शील विलय मिला देते हैं, वहाँ पर हमने विलायक नहीं लिया था, केवल विलायक और विलय के बाद, यहाँ हम क्वांटिटी के साथ प्रदर्शित कर रहे हैं। हमने 1000 ग्राम विलायक ले लिया, और अगर इस 1000 ग्राम विलायक में आवाज़शील विलय मिलाएंगे तो इसके क्वथनांक में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। और जैसे इसके क्वथनांक में वृद्धि होगी तो यहाँ पर एक स्थिरांक पैदा होगा जिसे हम कहेंगे Kb। यहाँ एक कांस्टेंट यानी कि स्थिरांक पैदा होगा जिसे कहेंगे Kb। यही होता है मूलल उन्नयन स्थिरांक, यानी कि डेफिनेशन हम कहेंगे 1000 ग्राम विलायक में आवाज़शील विलय मिलाने पर, 1000 ग्राम विलायक में आवाज़शील विलय मिलाने पर उसके क्वथनांक में क्या हो जाती है? वृद्धि। और
इसे ही क्या कहते हैं, मूलल उन्नयन स्थिरांक, और इसे किसे प्रदर्शित करते हैं, KB से प्रदर्शित करते हैं। और 1000 ग्राम विलायक में विलेय मिलाने पे क्वथनांक में वृद्धि क्यों होती है, अभी हमने बताया एग्जाम्पल सहित। और जब भी वृद्धि होती है तो एक स्थिरांक पैदा होता है जिसे मूलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं, इसे KB से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान रखना अंतर क्या, क्वथनांक में उन्नयन और मूलल उन्नयन स्थिरांक तुमको लगभग सेम तरीके की डेफिनेशन लग रही होगी, बस क्वथनांक में उन्नयन में ये जो वैल्यू थी ये नहीं थी, जबकि मूलल उन्नयन स्थिरांक में क्वांटिटी बता दी गई कि हमको विलायक कितना लेना है, 1000 ग्राम लेना है। कुछ खास अंतर नहीं है। तो चलते टॉपिक में क्या कह रहा है, 1000 ग्राम विलायक में विलेय के 1 मोल घुलने पर क्वांटिटी ध्यान रखना, क्वथनांक में उन्नयन और इसमें दोनों में सेम चीज़ है, बस मूलल उन्नयन स्थिरांक और क्वथनांक में डिफरेंस कितना है, मूलल उन्नयन स्थिरांक में विलायक कितना लिया गया और विलेय कितना लिया गया ये बता दिया गया है। कह रहा है 1000 ग्राम विलायक में विलेय के 1 मोल घोलने पर जो उसके क्वथनांक में उन्नयन होता है उसे ही क्या कहते हैं, मूलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। और इससे किससे प्रदर्शित करते हैं, KB से। किससे प्रदर्शित करते हैं, KB से। और यहाँ से एक फार्मूला भी ध्यान रखना, फार्मूला क्या होगा, फार्मूला होगा डेल्टा TB बराबर KB इंटू 1000 इंटू स्मॉल w अपॉन कैपिटल W इंटू स्मॉल m। इसका एक फार्मूला भी ध्यान रखना, फार्मूला क्या होता है, डेल्टा TB बराबर KB इंटू 1000 इंटू स्मॉल w अपॉन कैपिटल W इंटू स्मॉल m, जिसमें स्मॉल w क्या है, स्मॉल w होता है विलेय का भार, ठीक है। कैपिटल W क्या होता है, कैपिटल W होता है विलायक का भार, ठीक है। स्मॉल m क्या होता है, स्मॉल m होता है विलेय का अणु भार, स्मॉल m क्या होता है विलेय का अणु भार, ठीक है। डेल्टा TB क्या होता है, डेल्टा TB हमने बताया था क्वथनांक में, अभी बताया था उन्नयन, और KB क्या है, KB अभी हमने बताया मूलल उन्नयन स्थिरांक को क्या बोलते हैं, KB। तो ध्यान रखना डेल्टा TB बराबर KB इंटू 1000 इंटू स्मॉल w अपॉन कैपिटल W इंटू स्मॉल m। अभी इससे एक न्यूमेरिकल भी हम कराएंगे, तो ये फार्मूला जरूर ध्यान होना चाहिए, इसमें किसको क्या क्या बोलते हैं ध्यान रखना, ठीक है। चलो अगले पेज में चलते हैं। चलो इसका एक सवाल कर लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, मॉडल पेपर 2019 में आया, इस तरीके के सवाल हर साल पेपर में भी आते हैं। अभी जब हम थ्योरी के बाद बहुत सारे न्यूमेरिकल कराएंगे तो तुमको बहुत सारे न्यूमेरिकल मूलल उन्नयन स्थिरांक दिखेंगे जो 2024, 23, 22, 21 में आए। अभी फिलहाल हम हर टॉपिक का एक न्यूमेरिकल उठा लेते हैं ताकि उस तरीके के न्यूमेरिकल समझा दे, बाकी इस टाइप के जितने न्यूमेरिकल प्रीवियस ईयर में आए चैप्टर खत्म होने के बाद सब करवाएंगे। चलो इस न्यूमेरिकल समझ लेते हैं। कह रहा है कि 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोला गया। पहली बात है तुमको ये समझ में आना चाहिए जो घोला जाता है, क्या घोला जा रहा है, 3 ग्राम यूरिया, यानी कि जो घोला जाता है उसे हम क्या कहते हैं, विलेय, यानी कि हमारे पास विलेय कितना है, विलेय क्या है 3 ग्राम। अच्छा किसमें घोला जा रहा है, 100 ग्राम जल में, यानी कि जिसमें घोला जाता है 100 ग्राम जल है तो ये क्या हो जाएगा, विलायक। ये कम है तो विलेय, ज़्यादा है तो विलायक, या जो घोला जा रहा है वो विलेय और जिसमें घोला जा रहा है वो क्या हो जाएगा, विलायक। तो 3 ग्राम यूरिया है, यानी कि विलेय हमारा कितना है 3 ग्राम और विलायक कितना हमारा 100 ग्राम। अच्छा विलेय को हम लोग किससे प्रदर्शित करते थे, विलेय को हम लोग प्रदर्शित करते थे स्मॉल w से, यानी कि स्मॉल w कितना है 3। विलायक को किससे प्रदर्शित करते थे, कैपिटल W से, यानी कि कैपिटल W कितना है 100, ठीक है। आप कह रहा है जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। क्वथनांक में उन्नयन का मतलब क्या होता है, अभी हमने बताया डेल्टा TB, डेल्टा TB हमें ज्ञात करना है, क्वथनांक में उन्नयन गणना करनी है। कह रहा है जल के लिए मूलल उन्नयन स्थिरांक, मूलल उन्नयन स्थिरांक किसको कहते थे, KB कहते थे। कितना दे रखा है 0.52। फार्मूला रखते हैं, देखते हैं हमको फार्मूला क्या पता है, फार्मूला हमको पता है डेल्टा, फार्मूला हमको पता है डेल्टा TB बराबर होता है KB इंटू 1000 इंटू स्मॉल w अपॉन कैपिटल W इंटू स्मॉल m, ठीक है। हमको डेल्टा TB ही ज्ञात करना है। KB हमारा कितना दे रखा 0.52, हमने 0.52 रख दिया, 1000 की जगह हमने क्या रख दिया 1000,
स्मॉल w हमारे पास कितना है 3, कैपिटल W हमारे पास कितना है 100, स्मॉल m अब और हमको फाइंड करना है। अगर स्मॉल m आ जाएगा तो रख के हम डेल्टा टी भी ज्ञात कर सकते हैं। स्मॉल m क्या होता है? स्मॉल m होता है विलेय का अणु भार। ये विलेय यानी कि यूरिया विलेय। अगर हम यूरिया का अणु भार ज्ञात कर ले तो यही विलेय का अणु भार है। यानी कि स्मॉल m ज्ञात करने के लिए हमको विलेय यानी कि यूरिया का अणु भार ज्ञात करना पड़ेगा। और अगर यूरिया का हमको अणु भार ज्ञात करना है तो यूरिया का फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला क्या होता है? NH2CO NH2। अब हमको पता होना चाहिए नाइट्रोजन का 14 प्लस 1 गुणे 2 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 14 प्लस का 1 गुणे 2। इसी तरीके तो याद कर देते हैं। 14 2 16, ये हो जाएगा 14 2 16, 14 2 16, 16 32, 16 3 48, 48 2 50 1 60। यानी कि अगर इसको तुम जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा स्मॉल m का मान 60, यानी कि आ जाएगा 60। अब इसको तुम डेल्टा टी बी को कैलकुलेट करो और बताओ कितना आ सकता है। तो 1 2 3 1 2 3, 3 को काटेंगे 6 से तो आ जाएगा 2, और यहाँ करेंगे 2 दूनी 4, 2 छंग 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 0.26। बताओ भाई क्या कैलकुलेशन मेरा सही है? हमारे हिसाब से तो सही है। चलो एक बार करके देख लो, क्योंकि न्यूमेरिकल है तो बिल्कुल हम करने के लिए टाइम देते हैं। ठीक है, 0.26 सही है, 0.26 केल्विन। ठीक है, ये हमने मूल एक टॉपिक कराया, उसका